हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी माई चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। मैं विजय कुमार गुप्ता जो कि ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। ये आज का मेरा दूसरा क्लास होगा जो सर्किल का पार्ट है। तो आज जो है हमने कल पिछले पिछले क्लास में आप लोगों को वृत्त से संबंधित बहुत सारे उसके गुणों एवं उसके बारे में बता दिया है। अगर यदि आप हमारे पिछले क्लास को नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप हमारे फर्स्ट क्लास को पढ़िए, उसके बाद में इसको पढ़िए, पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो चलिए आज हम चलते हैं वृत्त का इस सर्किल का दूसरा जो है पार्ट को हम पढ़ेंगे। इसमें पूरा क्षेत्र इसके फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन को हम करेंगे और इसका थ्योरम देकर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पर। तो आइए सबसे पहले जो है हम बात करते हैं। आइए कल के क्लास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आप लोगों को करा देते हैं। यहाँ पे ये कोई वृत्त है, ये कोई क्या है, वृत्त है। हमने कल के क्लास में बताया था कि यह जो है इस केंद्र से, यह वृत्त के अंदर क्या होता है, केंद्र होता है। और इस केंद्र से समान दूरी पर, इस केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, इस वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समूह होता है यह होता है, इसको हम कहते हैं परिधि। इस टोटल लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और इस वृत्त के केंद्र से जो समान दूरी पर स्थित जो बिंदुओं के समूह से जो गोला बनता है, इस गोला को हम कहते हैं वृत्त। इस गोला को हम क्या कहते हैं, वृत्त। तो आइए फ्रेंड्स हम कुछ जो है इसमें का बातों को चर्चा करते हैं। हमने बताया था कि यदि किसी वृत्त के एक परिधि से और यह केंद्र से होते हुए यदि दूसरी परिधि को छूती है तो यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे व्यास कहते हैं। इसका नाम जो हम क्या देते हैं, व्यास देते हैं। यानी इसका नाम जो है क्या है, व्यास है, जिसको हम डायामीटर कहते हैं, DIAMETER, डायामीटर, जिसको हम D से सूचित करते हैं। ठीक है। और यह जो होता है इस केंद्र से जो परिधि को छूने वाली रेखा होती है, इस केंद्र से जो परिधि को छूने वाली रेखा होती है, यह जो होती है वृत्त की त्रिज्या होती है। यह क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसका जो है हिंदी होता है त्रिज्या। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो होता है यह होता है केंद्र। यह क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, और यह होती है क्या, परिधि। यह क्या होती है, परिधि होती है। ठीक है। और यह जो है, यह टोटल जो एरिया होता है, यह होता है इसका क्षेत्रफल होता है। यह क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है। और यह जो है, यह टोटल जो घेरा है, यह टोटल जो घेरा होता है वृत्त का, इसे हम क्या कहते हैं, यह 22 यूनिट होती है। यह क्या होती है, यह 22 यूनिट होती है। और यहाँ से यहाँ तक जो यह व्यास की यूनिट होती है, यह होती है 7 यूनिट। यानी इसी के बीच का जो संबंध होता है, जो रेशियो होता है, इसी का नाम हम क्या देते हैं, पाई देते हैं। इसके बीच का जो रेशियो होता है, जो संबंध होता है, इसी का नाम हम क्या देते हैं, पाई। और पाई का मान होता है 22/7। यानी कभी कभी इसका जो है हम मेंसुरेशन में यानी क्षेत्रमिति में कभी कभी इसका मान 3.14 भी प्रयोग में लिया जाता है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया है। तो आइए यहाँ पे हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला से। तो हमने बताया था कि वृत्त की जो परिधि होती है वह यहाँ पे पाई आर और यहाँ पे पाई आर, यानी ऊपर पाई आर नीचे पाई आर मिलकर क्या होता है, 2 पाई आर। यानी वृत्त की जो परिधि होती है वह क्या होती है, 2 पाई आर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि और क्षेत्रफल का बात करें, इसके क्षेत्रफल का बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो यह तो होता है पाई। यह टोटल क्या होता है, पाई। और इसमें 2 रेडियस होती है, इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसका क्या होता है, यह वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है दोस्तों, तो यह वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब बात आते हैं कहाँ पे, अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त यानी अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि होती है यहाँ पे अगर अर्धवृत्त, यह क्या है, यह जो है अर्धवृत्त है। क्या है दोस्तों, अर्धवृत्त है।
तो देखिए ये अर्धवृत्त जो होता है यहाँ से यदि हम, यह तो होता है एगो पाई, यानी एगो पाई 2 पाई होता है, और यहाँ पे और एक रेडियस होता है, तो यानी 2 पाई, और इसका जो है क्या होता है, परिधि होती है। और यहाँ होता है 1 पाई, और 1 पाई यहाँ पे यह टोटल एक पाई, और यहाँ पर जो होता है यहाँ पे एगो आर होता है, यहाँ पे एगो आर होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा कि पाई, और यह क्या होगा पाई, और उसके बाद क्या होता है इसका, सॉरी इसका होता है पाई आर, क्या होता है पाई आर, तो इसका होता है छोटा में लिखेंगे हम, यानी इसका होता है पाई आर प्लस एगो आर दूगो आर, एगो आर दूगो सॉरी 1 आर और 1 आर कितना होता है 2 आर होता है। अब इसमें से हम क्या कर लेंगे, यदि कोई फंक्शन 2 बार अगर दोनों में मिलता है तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, कोमा ले लेते हैं। तो यहाँ पे आर को कोमा ले लेंगे, बचेगा क्या पाई प्लस 2, यानी यह जो होती है वृत्त की, अर्धवृत्त की क्या होती है परिधि, पाई आर इंटू पाई प्लस 2। आप इतना याद कर सकते हैं, या तो आप इसको शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं। यह जो है आर इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2, और इसको हम क्या करेंगे जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर इंटू यह 7 1 का लॉस 7, और यहाँ पे होगा 22 और प्लस क्या हो जाएगा 7 दूना 14, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आर इंटू 22 और 14 कितना होगा 36/7, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36/7 गुने आर, यानी इतना भी हम क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह जो है अगर इसका बात करें तो इसको भी उसी तरह बना सकते हैं 2 गुने 22/7 और गुना यहाँ पे आर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 दूना 44/7 गुने आर, यानी यह जो होता है इसकी, यह होता है उड़वृत्त की परिधि और यह होता है अर्धवृत्त की परिधि। दोस्तों परिधि का मतलब होता क्या है, परिधि का मतलब यह होता है, देखिए परिधि यह होता है, यह अगर आप यहाँ से चलिए और यहाँ से चलते यहाँ से चलते आप यदि यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो इस टोटल लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इस टोटल लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और यह अंदर वाला जो घेरा बनाएगा, जो जितना एरिया यह बनाएगा, यही क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इस वृत्त के केंद्र की, इस वृत्त के क्या हुई केंद्र। तो आप जानते हैं कि वृत्त का जो केंद्र होता है, उस वृत्त के केंद्र पर यदि कोई भी पिंड अगर वह जहाँ से चले उसी पर एक राउंड लगाकर पहुंच जाए तो वह 360 डिग्री के एंगल का निर्माण करती है, यानी वह 360 डिग्री के कोण का निर्माण करती है। तो बात आई कि यहाँ पे यह जो वृत्त होता है, वृत्त, तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ केंद्र होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं एक चाप लेते हैं, चाप, और उस चाप को यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसे घुमाते यहाँ तक पहुँचते हैं। तो यह जो है एकदम क्या होता है, देखिए एक राउंड लगाए तो यानी यहाँ पे टोटल जो कोण बनेगा वह कितना डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वह 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब बात आई कि यदि इसको अगर बांटा जाए, इस वृत्त को जो है अगर 4 भागों में बांट दिया जाए, यह जो है क्या है, यह वृत्त है। इस वृत्त को अगर यहाँ पे हम 4 भागों में बांट दें, क्या करें 4 भागों में यदि बांट देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90 और यहाँ 90। तो यह 90 जो है यह क्या हो जाएगा, तो यह इसको 4 भागों में बांटेगा तो यह होता है चतुर्थांश। क्या होता है, यानी यह कहलाएगा फर्स्ट चतुर्थांश। यह चतुर्थांश होता है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आपको चतुर्थांश का कहेगा तो आपको जो है, आप जानते हैं कि इसका चतुर्थांश का, जब भी चतुर्थांश का बात करेगा तो आपको एंगल कितना मानना है, 90 डिग्री, क्योंकि चतुर्थांश जो होता है वह 1/4 होता है, यानी वृत्त के एक पार्ट होता है। समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब यदि हम बात करते हैं, यहाँ आते हैं इस पॉइंट का यदि बात करें तो देखिए यह जो है हमने क्यों कहा कि 90 डिग्री होता है। तो ये बताइए, जब किसी वस्तु की अगर उसका एकदम अगर हाइट को बात किया जाए, हाइट का, तो जब तक वह वस्तु एकदम 90 डिग्री के एंगल पर जब तक खड़ा नहीं होती है तब तक उस वस्तु की हाइट नहीं होती, उसकी निश्चित हाइट नहीं होती है। यानी किसी वस्तु की हाइट निकालने के लिए सबसे पहले जो है उसे एकदम 90 डिग्री के एंगल पर क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तो जब भी कोई वस्तु अगर एकदम 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा हो जाए तो वह एकदम 90 डिग्री का कोण बनाती है, और जब 90 डिग्री का कोण बना देती है तो वही उसका असली हाइट होता है।
ये बात हमेशा याद रखना है, ये यहाँ पे आएगा। अगले टॉपिक जब पढ़ाएंगे समकोण त्रिभुज में तो यहाँ पे आएगा। तो अब बात आई कि यहाँ पे कि अगर यहाँ से हम देखिए, अगर यहाँ से केंद्र पर एकदम अगर कोई वस्तु कोई रेखा जो है यहाँ से एकदम केंद्र पर आके एकदम सीधा यदि टकराए तो एकदम यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का, 90। तो यहाँ भी 90, तो यहाँ भी 90, और यहाँ भी कितना बनाएगी, 90, और यहाँ भी 90। तो यानी 90 90 180 180 90 270 और 270 और 90 360। यानी इस वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। यदि एक नंबर में पूछ देता है कभी कभी कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो दोस्तों जब भी ऐसा कोई सवाल पूछे कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है तो आपको बताना है 360 डिग्री। अगर चतुर्थांश का बात करता है कि वृत्त के किसी चतुर्थांश में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो एक जो है चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है, और वह जो होता है 1/4 होता है। 1 कितना होता है, 4। जैसे यह जो है यदि अगर बात किया जाए इस चतुर्थांश के एरिया का, इसका एरिया, यानी यह इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया उतना ही होगा जितना इस यह क्या है, एंगल है। यानी जितना डिग्री के एंगल को यह कवर करेगा उतना ही डिग्री के एरिया को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर इस टोटल का बात करेगा तो इस टोटल का कितना होता है, 360। अगर इस टोटल क्षेत्रफल का बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए ये होता है 360 ये टोटल। अब बताइए यहाँ केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री, गुने पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। 360 से 360 कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर। तो यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल भाई, यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल कि पाई आर स्क्वायर। यानी हम जानते हैं कि केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360, और 360 से 360 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर। और अगर वही बात करता है कि चतुर्थांश का, तो चतुर्थांश का बात करेगा तो क्या होता है, 90 डिग्री बटा 360 का कितना भाग, 90 भाग। यानी 360 में से 90 डिग्री के एंगल को, यह 90 डिग्री के एंगल वाला क्षेत्र को यह कवर करेगा। और जब 90 डिग्री के एंगल को कवर करेगा तो भाई इतना ही तो क्षेत्रफल होगा इसका। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 90 बटा 360 गुने, और किसका भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का, यानी पाई आर स्क्वायर का। इस जीरो से यह जीरो 9 चौका 36, यानी यह कितना के बराबर होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यही होता है क्षेत्रफल किसका, यहाँ पे चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यह होता है दोस्तों यहाँ पे 1/4 पाई आर स्क्वायर। यही इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला, फिर इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, और हम अगले टॉपिक पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। तो हमने जो है यहाँ पे आपको फार्मूला बता दिया। अब बात आते हैं कहाँ पे, तो वृत्त के अंदर जो है यहाँ पे केंद्र होता है, और इस केंद्र से त्रिज्या के द्वारा परिधि को छूने वाली रेखा जो होती है, और इस घेरा से जो बनने वाला जो इस त्रिज्या से जो खंड बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। यानी इस केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा के द्वारा जो खंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है यह दोस्तों सबसे पहले यह क्या कहेगा, हम अभी बताए हैं कि यह जो है चतुर्थांश, जिस तरह जो है यह चतुर्थांश में बट रहा था, तो चतुर्थांश जो है क्या कर रहा था, अपने एंगल जो कोण होता है उस कोण के आधार पर अपने क्षेत्रफल को कवर कर रहा था। उसी तरह यहाँ त्रिज्यखंड भी क्या करेगा, अपने एंगल के माध्यम से, अपने एंगल के आधार पर यहाँ पर क्षेत्र को क्या करेगा, कवर करेगा। तो हमें क्या करना है, इस वृत्त के टोटल जो है, इस वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360। तो जब भी अगर किसी भी चीज़ को अगर बांटना हो तो जो टोटल होता है वह कहाँ होता है, नीचे होता है। उसमें से कितना देना है वह कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। तो यहाँ पर जो है इस केंद्र पर जो है, इस केंद्र में से, इस केंद्र पर टोटल 360 होता है, और 360 में से यह कितना कवर कर रहा है, तो इसका मान लेते हैं हम क्या, थीटा। यानी इस यहाँ पे हम क्या दे देंगे, थीटा। और यह किसका पार्ट है, तो वृत्त का पार्ट है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वह होगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर। यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब बात आई कि उसी तरह यदि अगर बात करें कि इसका लंबाई, इस त्रिज्यखंड के, तो क्षेत्रफल की बात करें,
अब यहाँ पे अगर बात करें इस चाप के लंबाई, क्या करेगा, इस चाप के लंबाई का यदि पूछे तो इस चाप के लंबाई के लिए इस त्रिज्यखंड के चाप के लंबाई जो होता है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, तो चाप के जो लंबाई होगा दोस्तों वह होगा, तो यह किसका, यह भी किसका भाग है, तो ये परिधि का भाग है। देखिए टोटल परिधि होता है और टोटल परिधि ये 360 का तो भाग होता है। 360 डिग्री के जब पूरा एंगल को कवर करेंगे तो परिधि का निर्माण होगा, पूरे वृत्त के परिधि का निर्माण होगा। अब यहाँ पर जो है यह थीटा जो है, जितना यह थीटा होगा उतना ही उसी के आधार पर भी यह भी कवर करेगा, यानी यहाँ पे भी होगा 360 और कितना थीटा, और थीटा और क्या, तो पाई आर, 2 पाई आर में से किस में कवर कर रहा है, किस में से, तो 2 पाई आर में से, यानी इसका जो बनेगा इस त्रिज्यखंड के जो चाप के लंबाई होगा, इसकी अगर परिधि का बात करें इतना दूर का, तो यह क्या होगा, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, कितना होगा, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। तो हमने जो है यहाँ पे आपको त्रिज्यखंड, यहाँ पे त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड के चाप के लंबाई को बता दिया। अब यदि बात करें दोस्तों यहाँ पे अगर लघु, कभी पूछ देगा आपको कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, कभी कभी आपसे पूछेगा कि लघु त्रिज्यखंड जो है अगर किसी थीटा का मान इतना दे दिया और त्रिज्या आपको इतना दे देगा, कहेगा क्या कि आप लघु को निकालिए और दीर्घ का भी निकालिए। तो देखिए क्या होगा, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या इसका मान नहीं निकलेगा, ना समझ में आया। देखिए यह टोटल जो होता है यह क्या है, वृत्त है, और वृत्त में से इतना भाग यदि हम काट कर क्या करें, निकाल दे। जैसे आइए यहाँ पे बात करते हैं, यह जो है कुछ इस प्रकार से फिगर है, ऐसे है, तो यह बताइए यह तो क्या हुआ हमारा, यह तो लघु त्रिज्यखंड हुआ, और यह क्या हुआ, यह दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। तो यदि अगर दीर्घ का बात करें, यदि दीर्घ का बात करें तो दीर्घ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल वृत्त में से, इस टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। लघु वाला त्रिज्यखंड को जब घटा लेंगे तो बचेगा क्या, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, यह होता है क्या, यह होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या होता है दोस्तों, दीर्घ त्रिज्यखंड, यहाँ होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, और यह जो होता है यह होता है लघु त्रिज्यखंड। क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड ये समझ गए होंगे। यह जो होता है यह छोटा होता है, यह बड़ा होता है। यदि अगर बड़ा का दे दे, अगर छोटा का पूछ दे तो बड़ा वाला हम घटा लेंगे, लेकिन आपसे जो भी पूछेगा तो पहले छोटा को देगा, उसके बाद आपको बड़ा का निकालना है। तो यहाँ पे यदि हम निकालते हैं, यहाँ पे अगर निकालना हो हमको किसका क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बस इतना कर देंगे, आपका जो है क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उसी तरह यदि आपसे पूछ दे, देखिए इसका 2 तरीका होता है निकालने के लिए। आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, या तो चाहे तो इस थीटा के मान इस टोटल एंगल में से, इस टोटल एंगल में से अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का बात करें तो आप जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यह थीटा जो है 300, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर भी 360, नीचे भी 360, यानी यह पूरा का पूरा हो गया। अब जो है यह थीटा कितना कवर कर रहा है, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, गुना क्या कर लेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। बस इससे भी आपका क्या हो जाएगा, यह भी फॉर्मूला से आपका जो है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी यह जो है 360 में से यह कितना कवर कर लिया, तो जितना यह कवर कर लेगा बाकी बचेगा इसका। तो यह जो है जितना एंगल का यह कवर करेगा, क्या इस फॉर्मूला से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पर। अब बात आते हैं कि इसका तो लिख दिए हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, इसको आसानी से निकाल लीजिएगा लोग। अगर दीर्घ का बात करेगा तो इसको भी निकाल सकते हैं, और इसका बात करेगा तो यहाँ पे त्रिज्यखंड के थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। समझ में आया, ठीक है, या इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर दीर्घ का बात करें, दीर्घ त्रिज्यखंड का, यहाँ पे त्रिज्यखंड होगा, यहाँ पे आप लोग त्रिज्यखंड सुधार लीजिएगा, यहाँ पे त्रिज्यखंड होगा, क्या होगा,
त्रिज्यखंड, यानी यहाँ पे वृत्तखंड दूसरा होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृत्तखंड का। तो इतना आप लोगों को फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग जो है नोटबुक लिए होंगे तो उसमें छाप लीजिए। मैं जो है यहाँ पे बोर्ड को क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ। अब बात करेंगे लघु वृत्तखंड। और तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। अगर लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का बात किया जाएगा तो यहाँ पे उसका भी वीडियो जो है उसको वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का बात करेंगे और उसको भी फार्मूला एकदम विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे फार्मूला होता है, ये सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा जो है वीडियो, अगर आप लोगों को पढ़ाई जो है समझ में आता होगा और अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी चैप्टर में समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। मैं उस चैप्टर को बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ाऊँगा।